नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एनडीए सरकार का कहना है कि जामिया मिलिया इस्लामिया एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, क्योंकि जामिया को एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बनाया गया था। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने सरकार की ये राय एचआरडी मंत्रालय को बता दी है। इससे पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है और यही सिद्धांत जामिया पर भी लागू होता है। साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार एक सेक्युलर स्टेट में अल्पसंख्यक संस्थान नहीं बना सकती। हालांकि इससे पहले हम देखें तो दोनों ही संस्थानों के मामले में पिछली जो यूपीए सरकार थी उसकी राय एकदम अलग थी और वो ये मानती रही कि एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया दोनों को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलता रहना चाहिए। सरकार के इस पक्ष से मामले में जो अदालती जो मुकदमा चल रहा है, आखिर सरकार की ये पक्ष लेने से क्या इन मुकदमों पर असर पड़ेगा और क्या ये दर्जा इनसे छिन सकता है अगर सरकार ये तय करे, और अगर ऐसा होता है तो दाखिलों और जो प्रशासनिक प्रक्रिया है इन संस्थानों की उस पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी उठाएंगे कि आखिर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को स्थापित करने की ज़रूरत क्या आन पड़ी थी और संविधान में इसको लेकर क्या प्रावधान है, क्योंकि हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये दोनों जो संस्थान हैं ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। तो आखिर उस वक्त में इनको क्यों स्थापित किया गया था, फिर क्यों संविधान में प्रोविज़न करके एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इनको यूनिवर्सिटी बनाया गया, और ये कई दशकों से जो लगातार बहस चल रही है, क्या फिलहाल जो एनडीए सरकार ने अभी स्टैंड लिया है उससे ये अपने एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ पहुंचती नजर आ रही है। ऐसे में संस्थान क्या करेंगे, अदालत का क्या रवैया होगा, ये सब देखने वाली बात है। मेरे साथ दोनों महत्वपूर्ण पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों के मेरे साथ प्रतिनिधि मौजूद हैं। संबित पात्रा मेरे साथ मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के। स्वागत है आपका संबित। मीम अफजल साहब मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। मीम अफजल साहब आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही मेरे साथ ख्वाजा शाही साहब मौजूद हैं, जो कि वाइस चांसलर रह चुके हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, और साथ ही ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन दिल्ली के जो हैं वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अलीगढ़ से पढ़ाई लिखाई की है ख्वाजा शाही साहब ने। और साथ ही मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान मौजूद रहेंगे फ़ोन लाइन पर। मेरे साथ प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा होंगे, जो कि वाइस चांसलर हैं फ़िलहाल नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के, और रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संबित पात्रा जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि आखिर एनडीए सरकार ने जो स्टैंड लिया है दोनों यूनिवर्सिटीज़ के माइनॉरिटी टैग के खिलाफ, उसकी क्या वजह है? देखिए, जहाँ तक जामिया मिलिया का सवाल है, मेरे को ये पता नहीं अभी, क्योंकि जो अखबार में मैंने आज पढ़ा है वो सोर्सेज के माध्यम से अखबार ने कोट किया है। तो मैं नहीं जानता हूँ कि सरकार ने तो कोर्ट में किसी प्रकार का स्टैंड अभी फिलहाल में तो नहीं लिया है। भविष्य में क्या होगा मैं अभी से नहीं बोल सकता हूँ। मगर जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सवाल है, हाँ, सरकार के तरफ से लर्नेड अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने एक एफिडेविट सबमिट जरूर किया है कोर्ट में और कहा है कि हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। क्यों कहा है? क्योंकि 1967 में जो अजीज भाषा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसमें जो रूल सेट किया था सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, वो रूल था कि एएमयू वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द मुस्लिम्स। और that's the reason as to why it is not a minority institute enjoying the rights under Article 30 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में किया था। इस सरकार का मानना है कि उस कानून के तरफ हम खड़े हैं, वही कानून है। और जहां तक यूपीए की सरकार ने 1981 के अमेंडमेंट के माध्यम से जो विषय रखा था, बड़े स्पष्ट रूप से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इट इज ओनली री इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ इन द बेस्ट पॉसिबल लाइट। कि जो कानून 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ले डाउन किया था कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, उसके बाद भविष्य में क्या किया गया वो हम उचित नहीं मानते हैं, हम उसी के ऊपर स्टिक करते हैं। ठीक है। फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, आपने अगर संबित पात्रा को सुना हो, वो ये कह रहे हैं कि 1967 का जो सुप्रीम कोर्ट का नियम है उसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि उससे प्रभावित होकर ये फैसले लिए गए हैं। आपका क्या मानना है? जो फिलहाल सरकार फैसला ले रही है दोनों इंस्टीट्यूट के खिलाफ, उसके माइनॉरिटी टैग के खिलाफ, आप क्या कहते हैं? समझता हूँ सरकार का फैसला जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। अटॉर्नी जनरल और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संसद के अधिकारों की रक्षा करे। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया था तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को न तो नोटिस इशू किया गया था और न अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पार्टी थी। ये नेचुरल जस्टिस का फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि नो वन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। अब 67 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमको जो 1920 का एएमयू एक्ट है
उससे ये नजर नहीं आ रहा साफ साफ कि इसको मुसलमानों ने हिंदुस्तान के इस्टेब्लिश किया है। पार्लियामेंट ने 1981 में कहा कि आपको हमारे एक्ट से चीजें साफ नजर नहीं जो आ रही थी उनको हम क्लैरिफाई कर देते हैं, और पार्लियामेंट को यह हक हासिल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट ने जो लॉ 1981 में बनाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन अलीगढ़ के अल्पसंख्यक स्वरूप का है ही नहीं। मेन क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में यह है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में पार्लियामेंट को 1981 में कानून बनाने का हक था या नहीं। मैं समझता हूं कि सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि सरकार ये कहे कि पार्लियामेंट को ये हक था। जी संबित पात्रा जी, आप सुन रहे हैं अगर फैजान मुस्तफा साहब को, तो वो ये कह रहे हैं कि दरअसल मुकदमा तो दूसरा है, सरकार पक्ष दूसरा ले रही है। संसद के अधिकारों की रक्षा की बात कर रहे हैं फैजान मुस्तफा। नहीं, देखिए यहाँ सरकार भी संसद की रक्षा की ही बात कर रही है, अधिकारों की रक्षा। अब देखिए जिस प्रकार से 2005-2006 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो प्रावधान पहले था कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 50% कोटा रहता था उसको खारिज कर दिया गया और 50% मुस्लिम कोटा लाया गया, उसके खिलाफ नरेश अग्रवाल कोर्ट में गए हैं, वही कोर्ट केस चल रहा है। और जिस प्रकार से अभी बताया गया कि 1981 में जो अमेंडमेंट लाया गया था उस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया है, 2 बार चैलेंज किया, अमेंडमेंट को तो नहीं, उसके बाद जो माइनॉरिटी स्टेटस ग्रांट किया गया एएमयू को उस अमेंडमेंट के आधार पर, उसको कोर्ट में 2 बार, एक बार एक सिंगल जज अरुण टंडन इलाहाबाद हाई कोर्ट और दूसरी बात एक डिवीजन बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट, दोनों ने सुना है और दोनों ने माइनॉरिटी टैग को खत्म किया है और कहा है कि जो अमेंडमेंट 1981 में हुआ दैट डज नॉट चेंज द बेसिस ऑफ जजमेंट ऑफ 1967, वो बेसिस नहीं चेंज करता है। और दूसरी बात, मल्टीपल एग्जांपल्स देके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह स्पष्ट मानना है कि केवल एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए, ओवरथ्रो करने के लिए आप अगर उसके सोल को चेंज करेंगे तो यह उचित नहीं होगा। उदाहरण देके, खैर उसके बाद नरेश अग्रवाल वाला केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 1967 के नियम को सरकार ने कोर्ट के समक्ष रखा है। हमारी लड़ाई हिंदू मुस्लिम वाली कतई नहीं है, उसको ऐसा सोचा ही नहीं जाए, सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो 50% आरक्षण दलित बंधुओं को मिलता था वो मिलना चाहिए। जी हाँ, लेकिन संबित पात्रा जी ये बताइए कि फैजान मुस्तफा तो ये कह रहे हैं कि 1967 की जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तो बात सुनी ही नहीं गई और अनहर्ड कैसे कोई मुकदमा या कोई भी बात साबित की जा सकती है। और ये भी खास बात ये हो रही है कि मामला जो अभी फिलहाल स्टैंड है एनडीए का, पिछले दौर में जो यूपीए का स्टैंड था वो भी भारत की सरकार थी, लेकिन वो दोनों मामलों में अदालत में एएमयू और जामिया दोनों के साथ खड़ी रही उनके माइनॉरिटी टैग के साथ। वाजिब प्रश्न है। पहली बात तो है कि जहां तक सरकार का स्टैंड बदलने का सवाल है, आप देखिए, आप पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पढ़ लीजिए, चाहे मौलाना आजाद साहब हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, इन तीनों ने ये बड़े स्पष्ट रूप से पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा है कि एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, वो सेंट्रल एक्ट के द्वारा बनाया हुआ विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी है। उसके बाद स्टैंड चेंज हुआ है, वो राजनीतिक विषयों के कारण हो सकता है, मगर मैं तो यही कह रहा हूं जो इंदिरा जी ने, जो मौलाना साहब ने और जो राजीव जी ने कहा था। और बड़ी बात तो यह है कि अगर कानून को मिस इंटरप्रीट एक सरकार करती है तो दूसरे सरकार के पास, जो हिंदुस्तान की ही सरकार है, उसके पास ये अधिकार है कि राइटफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, उसमें कोई बुराई नहीं है। और यही सबमिशन अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में रखा है। अटॉर्नी जनरल ने 2 सबमिशन रखा, मैं जल्दी जल्दी बता दूं। एक सबमिशन ये रखा कि हम एक सेक्युलर कंट्री है, उसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की क्या आवश्यकता, और दूसरा राइटफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में कोई बुराई नहीं है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल राजनीतिक वजहों से ये टैग बदला गया होगा। ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि वापस जो रिवर्स करने की कोशिश है उसके पीछे तो कोई राजनीतिक वजह नहीं है। फैजान मुस्तफा साहब ये बताइए कि अभी फिलहाल सरकार के इस स्टैंड लेने से एएमयू और जामिया के जो माइनॉरिटी स्टेटस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? फैजान मुस्तफा साहब। बादशाह साहब, यही सवाल लेकर मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये बताइए कि अगर सरकार ये स्टैंड लेती है, माना जो कह रहे हैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता,
तो जो अलीगढ़ खासकर जहाँ की चैलेंज्ड है अभी अदालत में ये मामला, उनका माइनॉरिटी स्टेटस, क्या असर पड़ने वाला है सरकार के स्टैंड लेने से? देखिए, मैं पहले एक बात तो वाज़ह कर दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, विद ऑल ड्यू रिगार्ड टू ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनकी जो लॉजिक है कि अगर पार्लियामेंट से एक्ट पास किया है या असेंबली से पास किया है तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता, वो लॉजिक बहुत कुछ एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती है। और बहुत सी जगह फिर वो लॉजिक अगर लगाई जाएगी तो बहुत से ऐसे कानून हैं जिन पे चोट लगेगी। और इसलिए ये कहना कि पार्लियामेंट से पास हुआ है तो इसलिए वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता, वो बेसिक क्वेश्चन ही गलत है। उसको कहते हुए, वो बात कहते हुए मैं दूसरी बात ये आगे बढ़ूँगा कि जो ये कहना कि क्यों देश एक सेकुलर देश है इसलिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता, ये भी अपने में एक कोई बहुत बुनियादी बात सही नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन देश के सेकुलर मिजाज के मुताबिक ही है। इस सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे में कोई तजाद नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है अपने। और जिसका जिक्र किया जा रहा है आर्टिकल 30 और कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उसी के तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनते हैं और बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। तो इसलिए मुझे इसमें कोई तजाद नहीं मिलता है। पॉइंट सिर्फ ये है जिसका जिक्र आपने किया ख़ास तौर से, कि अगर ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ख़त्म दे दिया जाएगा तो उन इदारों को जो राइट है टू एडमिनिस्टर देमसेल्फ, वो राइट ख़त्म हो जाएगा, तो अपने आप को ख़ुद अपना इंतज़ाम करना। और वो न सिर्फ एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का, मैं तो वाइडर पर्सपेक्टिव में एक बात कहूँगा, तालीमी इदारों का जो ऑटोनॉमी होनी चाहिए, वही न सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम इंस्टीट्यूट जामिया मिल्लिया के ताल्लुक से मैं कह रहा हूँ, बल्कि वाइडर पर्सपेक्टिव में कि तालीम इदारों को ऑटोनॉमी होनी चाहिए। वो अपने तौर पे फैसले करें, कैसा इंतज़ाम करें, कौन सा कोर्स चलाएँ, कैसे दाखिले करें। ये जो हम ऊपर से गेज करते हैं वो चीज़ ठीक नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ एक हक़ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट भी देती आई है, बहुत से फैसलों में देती आई है, AMU और का फैसला एक अलग रहा है, इसलिए उस पर बहस चल रही है। अब ये कह देना कि सेकुलर देश में ऐसे नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे वही गलत, बुनियादी तौर पे ठीक नहीं है, आपका ऐसा मानना है। मीमल साहब, आप क्या कहते हैं? आपकी सरकार फिलहाल कांग्रेस पार्टी की UPA की जब रही तब स्टैंड अलग था, बीजेपी ने जो स्टैंड लिया है इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? देखिए, हमारा स्टैंड तो 1981 में क्लियर हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। और हमारी सरकार ने 1981 में पार्लियामेंट के ज़रिए से ये मान लिया और ये बता दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अक़लियती इदारा है और उस अक़लियती इदारे को मुसलमानों ने कायम किया है और उसको चलाने का इख्तियार भी उनके पास है, और उसमें 50% रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए रखा गया। मुझे हैरत की बात है कि हिंदुस्तान के जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या दूसरे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं या दूसरे तमाम इदारे तालीमी, वहाँ पर दलितों के लिए और बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन मुस्लिम्स का वहाँ रिप्रेजेंटेशन जो है वो 2%, 3% से ज़्यादा कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनकी अनदेखी वहाँ पर होती रही है। इसीलिए कानून इस बात की इजाज़त देता है, दफ़ा 300 आर्टिकल 30 इसकी इजाज़त देता है कि अक़लियतें अपने इदारे ख़ुद कायम कर सकते हैं, तालीमी इदारे, और उनको ख़ुद चला सकते हैं। और ये कोई यूनिवर्सिटी जिस पर आज ये इस तरह का एफिडेविट जो UPA सरकार ने दिया था और मौजूदा सरकार ने उस एफिडेविट को ना मानते हुए ये कहा है कि जो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था हम उसी को ठीक समझते हैं, उस पर जज ने, ऑनरेबल जज ने उनसे कहा कि ऐसा क्यों हुआ। जो सरकार ने स्टैंड लिया, जो सरकार हमेशा स्टैंड लेती है, आने वाली सरकार भी उसके मुताबिक ही स्टैंड लेती है। ये बिल्कुल हट कर के आप पार्लियामेंट के अंदर जो पूरी एक ऑटोनॉमी पार्लियामेंट की है उसको चैलेंज कर रहे हैं सरकार होते हुए। यानी सरकार पार्लियामेंट के ज़रिए से बनी है और ख़ुद पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के ख़िलाफ़ जाकर के इस तरह का काम कर रही है। जी, अभी संबित जी ने एक बात कही और मैं उनकी उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने ख़ास को कहा कि इसे हिंदू मुस्लिम के नुक्ता नज़र से नहीं देखना चाहिए। तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर, कर्नाटक के अंदर, वहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें सिर्फ हिंदू ही शामिल हो सकते हैं। उसको चाहें तो वो चेक कर लें, 50 साल से वो रस्म चली आ रही है।
आज तक उसको तो कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। चलिए वो दूसरा ना ही सवाल है। किसी मीवल साहब कम्युनिटी भी हम ने ये उस चाह पर रहे कोई थे, objection मैं किया। चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम में इसलिए हम चर्चा मखसूस इस बात पर हालात करें हैं। कि संविधान जो कुछ है जगहों पर वो अगर ऐसा अल्पसंख्यक किया जाता संस्थानों है के बारे में तो क्या वहाँ की कहता है, जरूरत के अल्पसंख्यक मुताबिक किया संस्थान जाता है। क्यों स्टैब्लिश मेरा किए सिर्फ ये गए, कहना है जो अल्पसंख्यकों की जो शिक्षा है आखिर उसमें अल्पसंख्यक संस्थानों का क्या योगदान है। मैं चाहती हूँ बहुत फोकस्ड इस डिबेट को हम रखें। समित पात्रा जी ये बताइए कि मीम अफजल साहब ये कह रहे हैं कि जब देश का संविधान ये कहता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हमें सेटअप करने का, हमें चलाने का अधिकार है, तो क्यों जो है फिलहाल सरकार इस बात को मना करी। जब संविधान में इस बात का प्रावधान है तो इस बात की मनाही हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल का दूसरा हिस्सा ये भी है कि क्या इसके अलावा जो दूसरे संस्थान हैं जो क्रिश्चियंस के जरिए रन किए जा रहे हैं, चाहे वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज का हम जिक्र करें, खालसा कॉलेज का हम जिक्र करें, क्या सरकार का स्टैंड उनके ऊपर भी यही रहेगा? नहीं, देखिए आपने उदाहरण दिया खालसा कॉलेज का। खालसा कॉलेज कोई भी सेंट्रल एड नहीं लेती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लेती है, वो अपने पैसे कलेक्ट करती है और अपने पैसे से चलती है। मगर जो हम दोनों यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या जामिया हो, वो सेंट्रल एड से चलती है, तो स्वाभाविक रूप से उस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात आप देखिए, मैं यहाँ जितने भी डिबेट में विषय बता रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के उद्धृत करके करे हुए सेंटेंसेस ही बता रहा हूँ। अभी ये कहा गया कि ये मुस्लिम द्वारा एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसलिए ये माइनॉरिटी है। अब देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को पढ़ता हूं 1967 का, 3 लाइन आप सुनिए। The act may have been passed as a result of efforts of the Muslim minority, but that does not mean that the university, when it came into being under the 1920 Act, was established by the Muslim minority. बड़े स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने, और देखिए यहाँ हम डिबेट कर सकते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट में ये केस 65 से 67 2 वर्ष चला है। स्वाभाविक रूप से एक तो सुप्रीम कोर्ट का विजडम, हमारे कलेक्टिव विजडम से मैं बड़ा मानता हूं, और दूसरा हमारे आधे घंटे के डिबेट से सुप्रीम कोर्ट का 2 वर्ष का डिबेट ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कंक्लूड किया है कि ये मुस्लिम माइनॉरिटी ने एस्टैब्लिश नहीं किया है, हाँ एक्ट को पास कराने में एफर्ट जरूर किया होगा, तो मैं मानता हूं कि ये कानूनन है। जो स्टैंड सरकार ले रही है वो कानून के अंतर्गत तो ले रही बेहतर है। क्लैरिटी के लिए मैं चाहूंगी कि फैजान मुस्तफा साहब जो हमारे साथ हैदराबाद से फोन लाइन पर हैं, जो कानून के बड़े जानकार माने जाते हैं देश में, वो इस पर जवाब दें। समित पात्रा जो कह रहे हैं, फैजान मुस्तफा साहब जी जवाब दीजिए। मैंने सुन लिया आरफा, मैं जवाब देता हूँ। पहली चीज तो अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, इनकी बात सुन लीजिए। समित पात्रा जी बात सुन लीजिए। एनजेसी में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो मानेंगे, जली कुट्टा पे भी जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो मानेगी सरकार। सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले अक्सर नहीं मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में ये कहा कि हमको इस कानून से नजर नहीं आ रहा कि मुसलमानों ने एस्टेब्लिश किया। पार्लियामेंट ने वो हिस्टोरिकल फैक्ट जो 1920 के एक्ट में नहीं आ पाए थे, 1981 में लिख के दे दिए साहब कि हमारा इंटेंशन ये था। अब पार्लियामेंट का इंटेंशन क्या था, ये पार्लियामेंट सबसे अच्छा बता सकती है, कोई सुप्रीम कोर्ट उसे नहीं बता सकती। दूसरी चीज, क्वेश्चन ये है कि पार्लियामेंट क्यों माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश नहीं कर सकती। पार्लियामेंट को सिर्फ इस बात से प्रोहिबिट किया गया है कि वो मौलिक अधिकारों का हनन ना करे, लेकिन पार्लियामेंट मौलिक अधिकारों के प्रमोशन के लिए, उनको सेफगार्ड करने के लिए लॉ बना सकती है। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 30 के तहत मुसलमानों की बात मानते हुए इस यूनिवर्सिटी को बनाया। संदीप पात्रा ये भी गलत कहते हैं कि अगर सरकार से एड मिल गई तो अब आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकते। अनुच्छेद 30 की भाग 2 में साफ लिखा है कि सरकार अनुदान देते समय इस बात पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती कि कोई संस्था एक अल्पसंख्यक संस्था है। सेंट स्टीफन को भी सरकार की एड मिलती है। ऐसे बहुत से अल्पसंख्यक संस्थान हैं जिनको सरकार की एड मिलती है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा, अगर संदीप पात्रा सुन रहे हो तो सुन लें, कि सरकार एड देने के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकती जिससे उसके अल्पसंख्यक स्वरूप पर कठोराघात होता हो। और अगर ऐसी कंडीशन एड देते समय सरकार ने लगाई तो वो रेस्ट्रिक्शन और वो कंडीशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी, असंवैधानिक होगी। प्रश्न इतना है कि क्या पार्लियामेंट अपने नागरिकों के मौलिक अधिकार को प्रमोट करने के लिए कानून बना के कोई यूनिवर्सिटी कायम कर सकती है या नहीं कर सकती। मेरे लिए मुद्दा यह है कि ये पार्लियामेंट की पावर्स का प्रश्न है। जी समित पात्रा जी जल्दी से जवाब मुझे जाना है, मैं जी जवाब दे दीजिए। आज्ञा चाहूंगा। जस देखिए,
हाँ, पहली बात तो है, देखिए मैं तो जो भी कह रहा हूँ, मैं आरंभ से कह रहा हूँ, ये मेरे वचन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के वचन है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट कितना बड़ा है और उसके बातों को माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए, ये भी बताया गया कि क्या आप जलीकट्टू पे सुप्रीम कोर्ट की बात को मानेंगे, क्या आप एनजेएससी पे सुप्रीम कोर्ट की बात को मानेंगे। देखिए मुझे लगता है ये अनुचित है। क्यों नहीं मानेंगे? क्या कोई उपाय है? हम डिस्कशन जरूर, एकेडमिक डिस्कशन जरूर कर सकते हैं, मगर ये कहना कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात को ही नहीं मानेंगे, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक डेंजरस प्रक्रिया है कि नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं है। फैजान साहब कह रहे हैं कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस को फंड देना चाहिए। माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ इसलिए फंड नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो रन बाय माइनॉरिटीज हैं। सेकंड स्टेप है आरफा जी, ये तो सेकंड स्टेप है। पहले माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है कि नहीं, इस पे हम डिबेट कर रहे हैं ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट माना ही नहीं है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जजमेंट ने उसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट माना ही नहीं है, उसके बाद की परिस्थिति क्या होगी हम उसके बाद चर्चा कर लेंगे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। जहां तक अब तक का कोर्ट जजमेंट था, मैंने आपको वो हूबहू जैसा था बता दिया है। और अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बार बार हवाला दिया जा रहा है, उससे आगे तो बढ़े। पार्लियामेंट ने उसके बाद ये कहा और उस एक्ट के प्रियम्बल में 81 में ये कहा, के बाद 81 भी आ चुका है। 81 आया ना, 81 में एक्ट में पार्लियामेंट ने ये कहा कि एमओ कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया व्हिच लेटर ऑन बिकेम द मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये एक तरीके से माना पार्लियामेंट ने कि एमओ कॉलेज मुसलमानों ने बनाया था और जो बाद में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया, उसी कंटिन्यूएशन का वो हिस्सा है। कोई नई चीज़ इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। एमओ कॉलेज जो है वही एक्सटेंड हो गया एएमयू में, तो कोई एक नया इदारा नहीं बना है। एक लीगल प्रोसेस की ज़रूरत थी कि एक यूनिवर्सिटी को इख्तियार मिल जाए डिग्री देने का, वो एक पार्लियामेंट से पास होना ज़रूरी है। वो एक एएमयू के लिए ज़रूरी नहीं है, हर यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी है। उसको एक असेंबली से या पार्लियामेंट से पास होना है अगर वो सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद पार्लियामेंट ने ये फैसला किया कि नहीं, एमएओ कॉलेज मुसलमानों ने बनाया था और वही बाद में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया, इसलिए वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माना जा रहा है, माना जाता रहा है। अब उसको चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने, और सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, बात सही है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। अब ये गवर्नमेंट उसको कहे कि नहीं है, तो ये गवर्नमेंट का एक पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है। नहीं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि भाई एससी एसटीज को जो है आप रिजर्वेशन नहीं देते हैं, वो दूसरा पिछड़ा वर्ग है। देखिए वो एक दूसरा इशू आ जाता है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अगर है तो फिर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के कायदे चलेंगे, उसमें 50% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा क्योंकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो एससी, हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन भी नहीं है मुसलमानों के लिए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर वो मन जाता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, तो वो उसको फिर वहाँ 50% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को मिलेगा और बाकी 50% में जो गवर्नमेंट के कानून है वो लागू होंगे, वही जहाँ मिल जाए पे लागू होगा। इसलिए वो खतरा जो आप कह रही हैं अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो यही खतरा होगा कि एडमिनिस्टर करने का उनसे अधिकार छिन जाएगा। फैजान मुस्तफा साहब, बिल्कुल आखिरी बात, और बहुत ही संक्षेप में मैं ये चाहूंगी कि आखिर क्यों आप अहम मानते हैं कि देश में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी शिक्षा के लिए क्यों जरूरी मानते हैं? आखिरी सवाल संक्षेप में। बस एक मुझे बात ये कहनी है कि एक तो ये मुद्दा जो है ये 7 जज बेंच के पास जाना है तो सरकार उसको जाने दे। सुप्रीम कोर्ट पे उन्हें यकीन है तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी 7 जज बेंच। अल्पसंख्यकों के अधिकार संविधान ने इसलिए दिए हैं कि उनकी जो कल्चर है वो उनके इंस्टीट्यूशन में फ्लोरिश करेगी, उनकी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट उनके इंस्टीट्यूशंस में फ्लोरिश करेगी। जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब सरकार के पास अगर रिसोर्सेज नहीं है, अल्पसंख्यक अपने एफर्ट से कोई इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, तो ये एक नेशनल सर्विस है। मैं समझता हूं कि सरकार को अल्पसंख्यक संस्थाएं ज्यादा से ज्यादा बनानी चाहिए ताकि मुसलमान पढ़ें, उनको मॉडर्न एजुकेशन मिले, वो नेशनल मेन स्ट्रीम में आए। इससे देश का भला होने वाला है। अल्पसंख्यक संस्थानों में भी 50% नॉन माइनॉरिटी पढ़ती हैं, तो नॉन माइनॉरिटीज के पढ़ने के प्रावधान करने के लिए अल्पसंख्यक अपने पैसे लगा रहे हैं, अपने रिसोर्सेज लगा रहे हैं। उसके बाद भी अगर बीजेपी को उससे प्रॉब्लम है तो इसका मतलब वो देश हित के लिए काम नहीं करना चाहते। जी चलिए, मेरे पास समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। तो साफ तौर पर अब मामला जो एक बड़ी बेंच की तरफ जा रहा है। जहां तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सवाल है, अप्रैल में इस पर बात तय होनी है, लेकिन जामिया मिलिया के बारे में सरकार का रुख अभी साफ होते ही फिर एक बार फिर हम बहस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।